हेडिंग लगाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इसमें स्ट्रक्चर बनाने को आता है 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का। वहीं नीट में इससे बहुत अच्छे लेवल के एमसीक्यू आते हैं। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका ये तैयार है अच्छे लेवल पे तो ये मान के चलिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बनाऊंगा इसकी पूरी डायग्राम को। जब मैं पूरी झांकी बना दूंगा, जब मैं पूरा बना दूंगा तब तुम लोग लिखोगे, ठीक है ना। अभी समझेंगे मेरे साथ साथ, ध्यान से सुनो बेटा। अगर हम बात करें स्पर्म के बारे में तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। कैसा है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। कैसा बेटा? माइक्रोस्कोप, बहुत छोटा, चिन्ना सा, चिन्ना सा छोटा, चिन्ना सा, चिन्ना सा छोटा सा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इसके कुल 4 पार्ट हैं। हेड है, नेक है, मिडिल पीस है, टेल है। क्या है? हेड है, नेक है, मिडिल पीस है और टेल है। खुद को संभालो। हाँ सुने, कितने पार्ट है? एक 4 है, 4 है। हेड है, नेक है, मिडिल पीस और टेल है। अगर हम बात करें स्पर्म के बारे में, अगर हम बात करें किसके बारे में? स्पर्म के बारे में। सुने, ध्यान सुने। यह है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म में बेसिकली 4 चीजें हैं। पहला है हमारा हेड, फिर है ये नेक, फिर इसको बोलते हैं मिडिल पीस। क्या बोलते हैं बेटा? और ये हो गई हमारी टेल, ठीक है। क्या हो गई बेसिकली? टेल। क्या हो गई ये? टेल, स्पर्म की पूंछ, टेल। चले आगे सुने। ये जो होल स्पर्म है हमारा, ये जो पूरा स्पर्म है, ये एक पतली सी लेयर से कवर्ड है, पतली सी लेयर से कवर्ड है। ऊपर इसके मेम्ब्रेन है। क्या बेटा? एनसीईआरटी के एक पॉइंट कवर करने चलो आओ। मेम्ब्रेन बेटा, इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बात करें स्पर्म की तो ये जो एरिया ना मिडिल पीस का, अंदर यहां पे कवरिंग है। अंदर यहां पे एक बेटा कवरिंग है। क्या बेटा? मेरे साथ बोलो, क्या बेटा? ऐसे अंदर एक लेयर है और इसका नाम है मैनचीट। क्या नाम है? मैनचीट। फोरचीट कहां था? फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया में, है ना, लोअर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा, अपर जंक्शन क्लाइटोरिस था। यहाँ पे मैनचीट है। वहीं पर और बात करें बेटा, सुनो। तो ये जो स्पर्म है, इसमें ऐसे जिगजैग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कैसा जिगजैग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और इसका नाम है नेबेन कर्ण। क्या नाम है? नेबेन कर्ण। क्या नाम है? नेबेन कर्ण। बेसिकली इसमें होता क्या है बेटा? इसमें न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। इसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस फैशन में होते हैं, इसलिए इसको जिगजैग बोल देते हैं। तो ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का ही ट्रैक्ट है, उसी का क्या है? अरेंजमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? नेबेन कर्ण। ये क्या मुझे बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया। और सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है पावर हाउस ऑफ सेल, इसीलिए ये प्रोवाइड करता है एनर्जी। किसको? टू स्पर्म। किसको प्रोवाइड करता है एनर्जी? स्पर्म को। किसको प्रोवाइड करता है एनर्जी? स्पर्म को। और क्या प्रोवाइड करता है? मोटिलिटी। क्या प्रोवाइड करता है? मोटिलिटी। बेसिकली स्पर्म के मूवमेंट, वो कितना तेजी से स्विम कर रहा है, वो कितना एक्टिव है, उसको रिप्रेजेंट करती है। ये सॉर्टो बोलो भाई। तो भैया स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की और बात की जाए तो ये स्पर्म के जो हेड में कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? ये कैप, टोपी, बोलो। बोलो, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? तो ये जो हमारा कैप लाइक स्ट्रक्चर है स्पर्म में, इसको बोलते हैं एक्रोजोम। क्या बोलते हैं? एक्रोजोम। क्या बोलते हैं? एक्रोजोम।
और बेटा इसमें होते हैं एंजाइम्स, मेरे साथ बोलो क्या होते हैं, एंजाइम्स, जैसे कि स्पर्म लाइसिन है, पहले पढ़ा चुका हूं, जैसे कि हाइलुरोनिडेज है जो कि हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व करता है, इटीसी। वो जो एंजाइम पढ़ाए थे सब चिपका दो, ठीक है ना, पहले पढ़ा रखे हैं ना, वो याद रखना। तो यहां पर एंजाइम्स है, क्या बेटा, एंजाइम्स। वहीं पर बेटा यहां पर एक स्ट्रक्चर है प्रोटीन स्ट्रक्चर, क्या अंदर यहाँ पे एक प्रोटीन है और इसका नाम है क्ल्यूपिन प्रोटीन। क्या नाम है, क्ल्यूपिन प्रोटीन। और पता है बेटा, सुनो, यहीं पर इसके पास यहाँ पे डीएनए है इसका, क्या है, डीएनए। ये रेड वाला, ब्लैक से लिख रहा हूं क्योंकि रेड वाला थोड़ा फेड है, संभाल लोगे। यहां पर इसका जेनेटिक मटेरियल है, क्या है बेटा, जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल कौन है इसका, डीएनए। कौन है, डीएनए। कौन है बेटा, डीएनए इसका कैसा है, एन की 2n, एन, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, हैप्लॉइड। ये सब पढ़ाया था मैंने कल स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो बेसिकली याद रखेंगे आज हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। और स्पर्म में एक चीज है कि चार है। एकदम एनर्जी के साथ बोलना, एकदम एक्टिव रहना, जोश में रहना, तभी याद होगा। मेरे साथ बोलो, तुम भी मेरे साथ बोलो। बोलो बेटा, एक चीज है कि चार। क्या हेड है, नेक है, क्या हेड है, नेक है, मिडिल पीस, टेल। बताओ टेल मोटिलिटी देगी कि नहीं देगी, टेल मोटिलिटी देगी कि नहीं देगी। क्या बेटा मिडिल पीस एनर्जी देगा कि नहीं देगा। बेटा ये तो तुम्हारा नेक है ना, यहां पर बेसिकली सेंट्रियोल है। क्या है, सेंट्रियोल। क्या है बेटा, क्या है बेटा, बोलो ये सेंट्रियोल, बोलो ये सेंट्रियोल क्लीवेज स्टार्ट करता है, यानी कि जाइगोट में डिवीजन। ये पढ़ाया जाता है नीट वाले बच्चों के लिए। किसके लिए, नीट वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो नीट में यहां से हर चीज आ चुकी है। बोलो, बताओ भैया, साइटोप्लाज्मिक लेयर जो अंदर है इधर पे, इसको क्या बोलते हैं, मैन शीट। क्या बोलते हैं, मैन शीट। वहीं पर ये जो जिगजैग स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, नेबेन कर्ण। क्या बोलते हैं, बेसिकली नेबेन कर्ण किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को, जो कि प्रोवाइड करता है स्पर्म को एनर्जी और रिस्पांसिबल किसके लिए, मोटिलिटी। बोलो भाई, यहां भरा है इसका तामझाम। क्या बना है, साइटोप्लाज्म वगैरह तामझाम बना है। बोलो समझ में आई बात, बोलो क्या ये प्रोटीन समझ में आ गया है, बोल दो मुझे ना जल्दी से, बोलो ना मैं खा जाऊंगा। बोलो बेटा, बोलो यहां पर ऐसे ऐसे, कैसे कैसे, बोलो बोलो कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, कैसे कैसे माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है बेटा, इस माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट जो होता है नीट में पूछा गया है, नीट वालों ने पूछा है जो माइक्रोट्यूब्यूल है इसका मिडिल पीस में क्या अरेंजमेंट है। तो 9 + 9 + 2 याद रखना, कहां पूछा गया है, नीट में, आउट ऑफ सिलेबस है, एनसीईआरटी में नहीं दिए। 9 + 9 + 2, 9 + 9 + 9 + कहां पे, मिडिल पीस में। कहां पे, वहीं पर बेटा ये कुछ नीचे आ जाते हैं। कहां जाते हैं, नीचे। तो पूछता है टेल में क्या है, टेल में क्या है, तो 9 + 2 क्या है, क्या है, 9 + 9 + 2, यहां पे केवल 9 + 2 याद रहेगा। बोलो, ये नीट में पूछा गया, एक्स्ट्रा आउट ऑफ सिलेबस है, पर हमारे बोर्ड में नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इसका स्ट्रक्चर है, इसको अच्छे से बनाएंगे, क्लियर, जल्दबाजी नहीं करेंगे। लेबलिंग एक एक इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग एक एक इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको नीट एंड क्लीन पूरे एक पेज बनाएंगे बड़ा सा, जूम करके एक पेज में पूरा बनेगा, ये कोई कंजूसी नहीं होगी, ठीक है। अच्छे से बनाएंगे, उसके बाद मैं इसकी एनसीईआरटी के एक एक थ्योरी लिखवाऊंगा। और याद रखना बोर्ड नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, अच्छे से बना दो। क्यों भाई, हो गया सबका, हो गया, सबने लिख लिया, अंतरिक्ष लिख लिया बेटा। चलो तो लिखेंगे इसमें थियरी, लिखेंगे स्पर्म इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, स्पर्म इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, sperm is a microscopic structure composed of head, neck, middle piece, ये लिखे हैं, head, neck, middle piece and tail. Sperm is a microscopic structure composed of head, neck, middle piece and tail. Next point लिखेंगे,
the whole body of sperm, the whole body of sperm, the whole body of sperm is covered by a thin membrane called plasma membrane. The whole body of sperm is covered by a thin membrane layer, a thin membrane layer called plasma membrane. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द स्पर्म, द हेड ऑफ स्पर्म, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द हेड ऑफ स्पर्म कंटेन्स, द हेड ऑफ स्पर्म कंटेन्स an elongated nucleus, an elongated shaped nucleus कर दो, an elongated shaped nucleus which is haploid in nature, which is haploid in nature, which is haploid in nature and contains the genetic material, and contains the genetic material, and contains the genetic material. Write down in the bracket DNA. Write down in the bracket DNA. Write down in the bracket DNA. Is it clear? Hello? Okay, next point. The cap-like structure, the cap-like structure present at the head of sperm, the cap-like structure present at the head of sperm, at the head of sperm called acrosome, called acrosome. Look here, this structure is called acrosome. This is cap-like structure present at the head of sperm. It also contains enzyme like sperm lysine, like hyaluronidase that help in the penetration of sperm during fertilization in contact with the ovum. Yes or no? In the ampullary region. तो लिखना चाहिए. Next point लिखेंगे. Acrosome contains enzymes. Acrosome contains enzymes. Acrosome contains enzymes. Enzymes filled in it, जो किसी को उसके अंदर भरे हैं, filled in it and help in penetration of sperm. Filled in it and help in penetration of sperm into the ovum. Help in penetration of sperm into the ovum during fertilization. During fertilization. During fertilization. Full stop. Next point लिखेंगे. Next point लिखेंगे. Next point लिखेंगे. There are numerous mitochondria. Next point लिखेंगे. There are numerous mitochondria. There are numerous mitochondria present in middle piece. Present in middle piece. Look here. बेटा यहां देखो. ये जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये खूब सारे कहां प्रेजेंट है? मिडिल पीस वाले एरिया में. और किस मैनर प्रेजेंट है? zigzag मैनर. यस और नो? देखना चाहिए. There are numerous mitochondria present in middle piece. Present in middle piece in a zigzag manner. In a zigzag manner, which provide energy. Which provide energy for movement of tail. Which provide energy for movement of tail. For movement of tail and gives motility to sperm. And gives motility to sperm. And gives motility to sperm. क्या देता बेटा? स्पर्म को मोटिलिटी. अब सुनो बेटा, अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं
जो कि एनसीईआरटी ने धीरे से लाइंस के बीच में दे रखा है तोड़ तोड़ के। वो जब बच्चा पढ़ता है उसको कभी पढ़ नहीं पाता, उसको इग्नोर कर देता है। और नीट में मल्टीपल टाइम पूछा गया है, बोर्ड के लिए एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं आराम से झांकियों की बना के समझाऊंगा, उसका तुम लोग लिख लेना। क्लियर है? ये हो गया, हटा दूं बेटा? बोलो। चलो इसको रख कर देते हैं। सुने, हेलो, 3 स्टार। कितने स्टार? नोट लगा के लिखेंगे, 10 का, 20 का कि 500 का? इंपॉर्टेंट नोट। ये कहां पूछा गया है? नीट में बहुत पूछा गया है, पूछोगे बहुत, और आगे भी पूछा जाएगा। ध्यान सुने प्लीज। अगर हम बात करें पर इजैकुलेशन, यानी जब भी इजैकुलेशन होता है, स्पर्म मेल बॉडी से रिलीज होता है, तो उसमें 200 से 300 मिलियन, 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म क्या होते हैं बेटा? रिलीज होते हैं। क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। याद रखना, ये जो इजैकुलेशन होता है ना, ये जो इजैकुलेशन होता है, ये कितना होता है? 3 to 4 ml। कितना होता है? 3 to, यानी 3 to 4 ml जो सीमेन है, उसमें कितने स्पर्म है? 200 से 300 मिलियन। 200 से 300 मिलियन। अब इसके हिसाब से क्राइटेरिया है, क्या बेटा? बेसिकली ये क्राइटेरिया है फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरिया अगर फॉलो होगा, फुलफिल होगा, ये क्राइटेरिया अगर फॉलो होगा, फुलफिल होगा, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अब ये क्राइटेरिया क्या है जरा देखो तो। देखिए अगर हम इस क्राइटेरिया को, तो ये कह रहा है जितने भी स्पर्म है इजैकुलेशन में, जितने भी स्पर्म है, 60% ऑफ देम, 60% ऑफ देम मस्ट हैव प्रॉपर शेप एंड साइज। ये कह रहा है कि जितने भी स्पर्म हैं उसमें 60% कम से कम ऐसे होना चाहिए जिसके प्रॉपर शेप एंड साइज हो। क्योंकि स्पर्म जो होता है मेल बॉडी के अंदर जब बनता है बेटा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर, फिर वहां पर मेल की एसेसरी डक्ट में ट्रेवल करता है, तो वहां पर वो डैमेज हो जाता है। किसी की पूंछ टूट जाती है, किसी का सर टूट जाता है, किसी का क्रोमोसोम फट जाता है ना? बोलो, कोई इल डेवलप्ड होता है। समझ बात? तो इसलिए ये बात याद रखेंगे कि जो स्पर्म है, क्या बेटा, जो स्पर्म है उसमें 60% के पास प्रॉपर शेप एंड साइज होना चाहिए। अब अगर 60% के पास प्रॉपर शेप एंड साइज है, तो 40% ऑफ देम, इनका 40% स्पर्म, किनका? जिनका शेप एंड साइज अच्छा है, इसमें एटलीस्ट 40% स्पर्म ऐसे हो शो विगरस मोटिलिटी, विगरस मोटिलिटी, यानी मोटाइल हो। क्या हो बेटा? मोटाइल हो। मोटाइल यानी जब ये बेसिकली जाते हैं कहां पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो वहां पर एक प्रोसेस होती है कैपेसिटेशन, आपके डॉक्टर में नहीं है। क्या होती है? कैपेसिटेशन, जहां पे स्पर्म के हेड को हटा के कोलेस्ट्रॉल लेयर डेवलप हो जाती है, इनएक्टिव हो जाता है, वो हटती है, इसको एनर्जी मिलती है और ये एक्टिवेट हो जाता है। और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाने के बाद स्विम करते हुए पहुंच जाता है कहां पे? बेसिकली कहां पहुंचता है? एम्प्यूला में, फैलोपियन ट्यूब में, और वहां पर करता है फर्टिलाइजेशन। तो याद रखना कि एक इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, जो कि 3 से 4 ml कंटेंट होता है सीमेन का। अगर तुमको चाहिए कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो क्राइटेरिया यह है कि 60% स्पर्म का प्रॉपर शेप एंड साइज हो और विगरस मोटिलिटी उसमें 40% के पास होनी चाहिए। यानी वो क्या हो? बेसिकली मोटाइल हो। मोटाइल यानी एक्टिव हो। क्या हो बेटा? एक्टिव हो, तंदुरुस्त हो। ठीक है। और याद रखना, नीट के लिए एक बात तुमको और बता दूं, वो ये कि विटामिन ए एंड विटामिन ई ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्पर्म के, स्पर्म की, किसके लिए? काउंट के लिए, और स्पर्म की शेप एंड साइज के लिए। यानी स्पर्म कैसा दिखता है, हष्ट पुष्ट है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी विटामिन ई। स्पर्म काउंट, सॉरी विटामिन ए, और स्पर्म काउंट कैसा रिस्पॉन्सिबल? विटामिन ई। यानी ये दोनों विटामिन इस क्राइटेरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे फूड खाने चाहिए जिनके अंदर इस चीज की कमी हो कि इसमें विटामिन ए और ई हो। ठीक है बेटा, इसको बना लो। क्वेश्चन देखो
कितने क्वेश्चन हो गए? 7-8 हो गए होंगे, जो भी नंबर लगा डालो, ठीक है। देखो, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्पर्म आर capable for fertilization, कितना परसेंटेज स्पर्म का फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल है? कितना परसेंटेज स्पर्म का फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल है? ऑप्शन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 साल लगा, आने वाला नीट पे कभी भी आ सकता है, तुम्हारे बोर्ड में, तुम्हारे नीट में कभी भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन लेकिन तक आया नहीं है, कभी भी आ सकता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिए है और ये मैंने बनाया है, और ये आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में दिए, कभी भी आ सकता है, ठीक है। बोलो। हाँ, पहला है 36%, 40%, 60%, 24%। आंसर बताएं, आंसर बताओ भाई। 36, 40, 60, 24, कितने 36 वाले? हाथ ऊपर करो। 40 वाले, 40, 60, 24। चलो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ज्यादातर बच्चे इसको गलत करते हैं। अब सुने कैसे। मैंने कहा 60% स्पर्म, मान लो तुम्हारे पास 100% स्पर्म है जो यहां निकला, ठीक है। बोलो, फर्टिलाइजेशन के लिए कितना कैपेबल है? तो देखो 60% के पास शेप एंड साइज होना चाहिए, इतना तो पता है। ये 60 ऐसे होंगे 100 में जिसके पास प्रॉपर शेप एंड साइज होगा, और इन 60 में 40 ऐसे हैं जिसके पास वाइगरस मोटिलिटी है। तो 60 का 40% निकाल लो, 40/100 इंटू 60, 0 0 0 0 की चुम्मी, 6 4 जो है 24। तो 40% इस 60% के ऐसे हैं जिसके पास वाइगरस मोटिलिटी भी है और प्रॉपर शेप एंड साइज भी है। यही है क्राइटेरिया किसका? फर्टिलाइजेशन का। यही लोग क्या करेंगे? फर्टिलाइज कर देंगे, ठीक है। याद रखेंगे, कई बच्चे इसको गलत कर देते हैं, कुछ 60 पे याद आता, कुछ 40 याद आता, क्योंकि एनसीईआरटी में 60 और 40 दिए है। इसी वजह से क्या था कि जो बच्चे एनसीईआरटी को डायरेक्ट लेके रखते हैं, पढ़ते रहते हैं, उससे रखने से कुछ नहीं होने वाला। नीट जब ही निकलेगा जब उसको समझेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो समझो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नोट्स पढ़ो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, इतना कर लो, नीट बहुत इजी है, बोर्ड टू बोर्ड रहा, ठीक। चले, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।